बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आफ्ताब गिलानी और मैं हूं अहमद महमूद टामी। हम प्रोग्राम करते हैं आज की शख्सियत। आज की शख्सियत में हमारे मेहमान हैं आज प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर, प्रो वाइस चांसलर दी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर। इसके अलावा आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के, और आप पास एक एडिशनल चार्ज डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज भी है। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब को हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच एंड फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर। आपसे पहला सवाल ये है कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है और आपकी इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से मुकम्मल की? जी, आफ्ताब गिलानी साहब, मेरा ताल्लुक़ इस बहावलपुर खित्ते से ही है। मेरी पैदाइश भी बहावलपुर की है और इब्तदाई तालीम भी बहावलपुर की। जो इब्तदाई तालीम है वो अब्बासिया हाई स्कूल, गवर्नमेंट अब्बासिया हाई स्कूल से शुरू की मैंने। मैट्रिक 1980 में किया। उसके बाद एफएससी एससी कॉलेज बहावलपुर से ही मैंने की 83 में, और उसके बाद बी फार्मेसी करने के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में चला गया 85 में, और 89 में मैंने बी फार्मेसी कंप्लीट की। एमफिल मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से ही किया, और वो जो है 91 में मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली 94 में। फरवरी 94 में मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर फार्मेसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गया 97 में, और मैं टर्की अनादोलो यूनिवर्सिटी पीआईडी के लिए चला गया जी। 2001 में मैं पीआईडी कंप्लीट करके वापस आके मैंने यूनिवर्सिटी को दोबारा ज्वाइन कर लिया। सर, अगर हम बात करें पीएचडी के हवाले से, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो पीएचडी का थीसिस था वो किस टॉपिक पे था? थैंक यू वेरी मच। पीएचडी का थीसिस मेरा जो है वो कॉस्मेटिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कॉस्मेटिक्स क्रीमें बनाने से मुतल्लिक था। मैंने वहाँ से कॉस्मेटिक्स का काम सीखा। मेरी सुपरवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर यासमीन यज़ान, जो कि अनादोलो यूनिवर्सिटी में उस वक्त डीन हुआ करती थी, उनसे मैंने ये काम सीखा, और वहाँ पे मैंने 4 साल में पीआईडी मुकम्मल की, और 2001 में मैं पीआईडी कंप्लीट करके वापस आ गया। आप सर अब तक कितने रिसर्च आर्टिकल लिख चुके हैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से? और दूसरी बात यह है कि हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अब तक आपने कितनी नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जिसमें आपने अपने पेपर प्रेजेंट किए? जी आफ्ताब साहब, जहाँ तक रिसर्च आर्टिकल का ताल्लुक़ है तो मैंने 250 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल लिखे हुए हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा कॉस्मेटिक से रिलेटेड हैं और बाकी फार्मेसी के दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हैं। और कॉन्फ्रेंसेस जो अटेंड की हैं वो तकरीबन 18 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की मैंने, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और नेशनल लेवल की, जिसमें मैंने टर्की में 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। 1998 में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की मैंने टर्की में कॉस्मेटिक से रिलेटेड। फिर मैंने 2012 में HEC की तरफ से मुझे जो है कॉन्फ्रेंस के लिए अवार्ड किया गया, और मैं HEC की तरफ से 2 कॉन्फ्रेंसेस, एक इस्तांबुल में और एक अंतालिया शहर में 2 कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पे अटेंड की। 2011 में मैंने सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस, सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस अटेंड की HEC की तरफ से। और इसके अलावा बेशुमार मैंने अपने मुल्क में इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने फॉरेन कंट्री में नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो वहाँ का आपको मतलब कि एनवायरनमेंट कैसा लगा, वहाँ का डिफरेंट क्या लगा आपको? जी, फॉरेन में कॉन्फ्रेंसेस जो अटेंड की हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
फ़ॉरेन में जाके पेपर पढ़ना और फिर वहाँ पर आए हुए जो उस सब्जेक्ट के पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनसे मुलाकातें करना और उनसे अपने दिलचस्पी के टॉपिक्स पर उनसे गुफ्तगू करना, रहनुमाई लेना और उनके साथ कोलैबोरेशन करना, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो फ़ॉरेन में हम रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाते हैं या कोई ट्रेनिंग अटेंड करने जाते हैं, उससे एक तो हम लोगों का विजन ब्रॉड होता है, टॉपिक्स नए नए सामने आते हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्या काम हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा कोलैबोरेशन डेवलप होता है। उनके कुछ लोग जो है वो हमसे कुछ काम में दिलचस्पी लेते हैं और हमसे काम करवाते हैं। जो एक्सपर्टाइज हमारे पास ज़्यादा होती हैं वो हम उन्हें एकोमोडेट करते हैं और जो इक्विपमेंट्स और रिसर्च केमिकल वो हमसे उनके पास ज़्यादा होते हैं तो हम वहाँ से उनसे लर्निंग करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं, आप एक बड़ी सीनियर पोस्ट पे हैं माशाल्लाह, प्रो वाइस चांसलर हैं और बड़े अरसे से ये 2 फैकल्टीज़ के डीन भी आप चले आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी अमूर में आपका बड़ा रोल है। हमारे मौजूदा वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब ने जुलाई 2019 में बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। हम ये समझते हैं कि प्रोफेसर अतर महबूब साहब के आने के बाद यूनिवर्सिटी एक सही ट्रैक पे आ गई, हमारी रैंकिंग भी इम्प्रूव हुई और हर फील्ड में उनका फोकस है। हमारी फैकल्टीज़ उन्होंने बढ़ा दी हैं, हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ा दिए हैं, टीचर्स को प्रमोशन दी है, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आप उनका इस पीरियड को ख़ास तौर पर हमारे नाज़रीन को बताएं, किस तरह देखते हैं और मज़ीद वो कौन कौन से काम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आफ्ताब गिलानी साहब। मौजूदा जो वाइस चांसलर हैं इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, इन्होंने जुलाई 2019 में जब चार्ज संभाला तो इन्होंने आते ही यूनिवर्सिटी की रेनोवेशन और एक्सपेंशन का काम शुरू किया। तो उस वक्त स्टूडेंट की तादाद जो कि 18,000 के करीब थी, उस तादाद को 2 सालों में उन्होंने इंक्रीज़ करके तकरीबन 45,000 स्टूडेंट पर वो तादाद ले गई। फैकल्टियाँ जो 6 फैकल्टियाँ एक्टिवली काम कर रही थी उनकी तादाद 13 हो गई और अब एक फैकल्टी और मज़ीद जो है हमारी सिंडिकेट से पास हो गई है और 14 तादाद हो जाएगी। इसके अलावा वीसी साहब के आने से हर शोबे में तरक्की हुई। स्टूडेंट के अलावा असातिज़ा कराम की तादाद में इजाफ़ा हुआ। असातिज़ा कराम की तादाद मैं समझता हूँ उस वक्त 505 के करीब थी या 510 के करीब थी, वो बढ़कर इस वक्त कोई 1100 के करीब हो चुकी है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, रजिस्ट्रार ऑफिस, कंट्रोलर ऑफिस, सब में जो है एक्सपेंशन हुई। वाइस चांसलर साहब का ये ख्याल था कि पहले हम ये एक्सपेंशन करेंगे, स्टूडेंट की तादाद बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और उसके बाद हम फिर बिल्डिंग्स को एक्सपेंड करेंगे। तो अब इस वक्त जो है बिल्डिंग की एक्सपेंशन जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। बिल्डिंग के नई 4 एकेडमिक ब्लॉक, हर ब्लॉक जो है वो 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है, वो उनके ठेके दिए जा चुके हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन का काम यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुका हुआ है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जी, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के तहत जो है ये काम शुरू हो चुका हुआ है उनका। इसमें जो 4 एकेडमिक ब्लॉक बनने हैं, हॉस्टल्स बनने हैं, रोड्स बनने हैं और इसके बाद जो है कॉलोनी जो है उसकी एक्सटेंशन होनी है, नए घर बनने हैं और सबसे आखिर में जो है वो हमारा मेडिकल हॉस्पिटल जो है उसकी एक्सपेंशन भी होनी है। और वाइस चांसलर साहब का ये ख्याल है, वाइस चांसलर साहब का ये विज़न और टारगेट है कि ये हम 2 साल में अचीव कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे वाइस चांसलर साहब की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है और कोई भी शक नहीं है कि हम ये टारगेट अचीव ना कर सकें। और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स जो है वो तकरीबन ये जो नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं 9 लाख स्क्वायर फीट के ये नए प्रोजेक्ट हैं। तकरीबन 9 लाख स्क्वायर फीट ही हमारे पास पहले बिल्डिंग्स की
जो है वो कवर्ड एरिया है, और नए जो अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है ये भी 9 लाख स्क्वायर फिट, इस तरह हम 18 लाख स्क्वायर फिट पर तकरीबन चले जाएंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि हम बिल्डिंग वाइज, टीचिंग वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, स्टूडेंट की तादाद के हिसाब से हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रहे हैं। माशाअल्लाह। जो टारगेट हम विद इन 2 ईयर्स इंशाअल्लाह ताला अचीव कर लेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर के बारे से बात करें तो पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जी, पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली तो बात फाइनेंसेस की है, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ की है। चूँकि मेरा जो फील्ड है वो वहाँ पर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में होती है, तो एक तो हमें लेबॉर्ट्रीज़ का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर फाइनेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे, वहाँ पर हमें इक्विपमेंट की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। फैकल्टी माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी ट्रेंड फैकल्टी है। मिसाल के तौर पर मेरे फैकल्टी आप फार्मेसी में है, इस वक्त 26 टीचर काम कर रहे हैं, जिसमें से 22 टीचर PhD हैं। ये सबसे ज़्यादा PhD मेरी फैकल्टी में मतलब है तनासब वाइज होंगे कि 26 में से 22 टीचर जो हैं वो PhD हैं। तो इनकी सलाहियतों पे हमें कोई वो शक शुबा नहीं है। माशाल्लाह सब लोग बासलाहियत हैं और बड़ा अच्छा रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे टीचर्स के पेपर जो है 8 इम्पैक्ट फैक्टर में भी पब्लिश हुए हैं। 5 इम्पैक्ट फैक्टर में तो जर्नल में अक्सर जो है पेपर पब्लिश होते रहते हैं। तो रिसर्च कल्चर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो है लेबॉर्ट्रीज़ की तादाद, फाइनेंसेस वहाँ पे, इक्विपमेंट की तादाद, टीचर्स की तादाद भी हम बढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट्स की तादाद भी हमारे पास बढ़ रही है। इन वाइस चांसलर के दौर में हमारे एमफिल और PhD के स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी बड़ी है और हम समझते हैं कि ये हम सही ट्रैक पर इस वक्त काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद साहब की सलाहियतों का, वो एक डायनामिक विजनरी पर्सनैलिटी हैं और एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यूनिवर्सिटी एक सही ट्रैक पर चल रही है और हमारी खुशकिस्मती है कि पिछले दिनों इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब भावलपुर तशरीफ़ लाए इस्लाम और ख़ासतौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के हाल में, तो उन्होंने वो खिताब करते हुए जो यूनिवर्सिटी को और वाइस चांसलर साहब को और फैकल्टी मेम्बर्स को एडमायर किया, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप बताएँ। जी, आफ्ताब साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पास तकरीबन 1 माह पहले जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में 6 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिसमें नर्सिंग कॉलेज का भी इफ्तिताह हुआ और एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हुआ। और वाइस चांसलर साहब ने स्टेज पर खड़े होकर और चीफ मिनिस्टर साहब ने स्टेज पर खड़े होकर वाइस चांसलर साहब को एडमायर किया और वाइस चांसलर साहब को कहा कि आपको जितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, जितने फंड्स की ज़रूरत है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब के ये ख्यालात थे कि मुझे इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि मैं समझता था एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ आकर पता लगा कि ये यूनिवर्सिटी बहुत काम कर रही है इस खिते के लिए। कपास की वैरायटियों पर काम कर रही है, सोयाबीन की काश्त पर काम कर रही है। इसके अलावा चोलिस्तान का जो एरिया है, लाखों एकड़ जो गैर आबाद एरिया है, उसको हम आबाद करने जा रहे हैं। वहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हम मसनूई बारिशें भी बरसाएंगे और उसके ज़रिए से वहाँ पर नए एग्रीकल्चर की फसलें जो है ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जाएंगी। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ पर काश्त किए जाएंगे। तो ये एक सही सिमत है कि जो एरिया एक 70 साल से और बल्कि पता नहीं इससे पहले सैकड़ों साल से बेआबाद बंजर पड़ा हुआ था, उसको हम आबाद करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें वाइस चांसलर साहब की सलाहियतों पर और वाइस चांसलर साहब की विजन पर पूरा यकीन है कि हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। डॉक्टर, अभी आपने मेडिसिनल प्लांट का जिक्र किया, ये टर्म इस्तेमाल किए,
तो हमारे नाज़रीन को बताएंगे इससे क्या मुराद है, मेडिसिनल प्लांट की आप जरा जी, मेडिसिनल प्लांट्स वो प्लांट्स कहलाते हैं जो कि मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आम तौर पर घरों में हम चाय कावा बनाते हैं, पुदीना इस्तेमाल करते हैं, सौंफ इस्तेमाल करते हैं, अदरक इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे मेडिसिन हासिल की जाती हैं और वो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल जो है वो स्वीटनर एक स्टीविया प्लांट है जिसका हमने यूनिवर्सिटी में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तजर्बा किया और उसको ग्रो करवाया, और अब हम उसकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स गोलियां बना के स्वीटनर के तौर पर मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उससे यूनिवर्सिटी की इनकम भी होगी। इसी तरह और प्लांट्स, काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं फाल्कोडीन सिरप में जो इस्तेमाल होते हैं खांसी के लिए और दर्द वगैरह रोकने के लिए और बुखार वगैरह के लिए, और जैसे अनार है, ये एक फ्रूट है, लेकिन इसके साथ साथ इसको मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पील को, इसके जूस को, इसके छिलके को, इसके बीज को और इसके फोक को मेडिसिन में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रीमें इसकी बनाई जा रही हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की खासी तादाद होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी अरबों डॉलर की इंपोर्ट इन प्लांट्स पर हो रही है और अरबों डॉलर हमारे खर्च हो रहे हैं। तो हमारे फैकल्टी के जो प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन के जो प्रिंसिपल हैं, अभी वाइस चांसलर साहब के साथ हफ्ता पहले वो मकसूद चीमा जो के जमशेद चीमा साहब जो के एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनके साथ जाकर वीस साहब की सरबराही में मिले और वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट भी दिए हैं। और उम्मीद है हमें कि गवर्नमेंट हमें कुछ फंडिंग देगी और हम मेडिसिनल प्लांट्स को अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रो करवा के मार्केट में सेल करेंगे और जो इंपोर्ट हो रही है उसको काफ़ी हद तक कम करने में हम यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी। ज़बरदस्त अचीवमेंट सर। सर माशाल्लाह प्रो वाइस चांसलर हैं इस्लाम यूनिवर्सिटी के। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल आपकी डेली रूटीन क्या है, दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, दिन कैसे गुजरता है आपका? जी, दिन का आगाज़ सुबह उसी तरह उठने के बाद, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद, तकरीबन जब यूनिवर्सिटी खुली होती है तो अक्सर मैं 8:45 बजे, 8:30 बजे अपने ऑफ़िस में आ जाता हूँ। डीन ऑफ़िस में पहले अटेंड करता हूँ। वहाँ पर मैं कोशिश होती है कि 1:30 बजे तक वहाँ पर बैठ के जो दोनों फैकल्टियाँ हैं उसके काम निपटाता हूँ। उसके बाद 1:30 बजे मैं न्यू कैंपस प्रो वाइस चांसलर ऑफिस में चला जाता हूँ। 2 बजे से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक, जब तक के डॉक पूरी नहीं हो जाती, काम ख़त्म नहीं हो जाते, मैं प्रो वाइस चांसलर ऑफिस में बैठता हूँ। वहाँ पर डॉक वगैरह को देखता हूँ, जो भी ज़रूरी काम होते हैं उनको निपटाता हूँ। बाज़ औक़ात ये रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि कोई मीटिंग है सुबह 10 बजे या 9 बजे, तो पहले मुझे सीधा न्यू कैंपस जाना पड़ता है। वहाँ पे फिर मुझे 2-2:30 बजे तक बैठने के बाद फिर मैं अपने डीन ऑफिस में जाता हूँ और वहाँ पे 5 से 6 बजे तक अपनी सारी डॉक को देखता हूँ, फैकल्टी मेम्बरान से मिलता हूँ, स्टूडेंट के मसाइल। बहुत अच्छी रूटीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह की तो गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन एक बात आपसे पूछनी है कि माशाल्लाह आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, यूनिवर्सिटी में एक टीचर हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डीन हैं और अब तो प्रो वाइस चांसलर भी हैं। लेकिन ये पर्सनल लाइफ में आप ये बताएं कि आपको लिटरेचर से कितना लगाव है? क्या सिर्फ पढ़ने की हद तक है या शेर व शायरी आपको आती भी है? दूसरा आप बताएं कि आपको टूरिज़्म का शौक़ है और आपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया है, कहाँ कहाँ आप गए? तो इस हवाले से हमारे नाम। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब साहब। लिटरेचर का शौक़ तो काफ़ी है, पढ़ता भी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई की हद तक, मुझे पढ़ने की हद तक शौक़ है। ज़्यादा लिटरेचर में मैं इन्वॉल्व नहीं रहा या इसकी डिटेल में कभी भी मौका नहीं मिल सका, क्योंकि ज़्यादा मेरा टाइम जो है वो फैकल्टी फार्मेसी और फैकल्टी मेडिसिन के हवाले से यहाँ पर गुज़रता है। टूरिज़म का शौक़ है, टूरिज़म किया भी है मैंने। 3-4 दफ़ा बच्चों का टूर लेकर मेडिसिनल प्लांट्स को एक्सप्लोर करने के लिए सेकंड प्रोफेशनल में हमारे
एक टूर होता है बच्चों का, जो कि हम प्लांट्स को एक्सप्लोर करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं और वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स को एक्सप्लोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर बच्चों को बताते हैं ये फ़लाँ प्लांट है, ये फ़लाँ प्लांट है, उनकी आइडेंटिफिकेशन के मेथड बताते हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। दूसरा, नॉर्दर्न एरियाज़ में मैं 3-4 दफ़ा जो है वो टूर लेकर गया हूँ। दूसरा हमारा टूर होता है इंडस्ट्री का टूर होता है, क्योंकि फार्मेसी डिपार्टमेंट है तो हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को विज़िट करना होता है। वो भी मैं 4 दफ़ा जो है इंडस्ट्री का टूर लेके, कभी कराची, कभी कोयटा, कभी इस्लामाबाद में, अब तो इंडस्ट्री काफ़ी हो गई, लाहौर भी लेकर टूर गया हूँ। तो इस तरीके से ये टूरिज़्म ज़्यादा जितनी भी हुई है यूनिवर्सिटी के हवाले से ही हुई है। पर्सनल जो है वो टूरिज़्म बहुत कम है, फैमिली के साथ, ज़्यादा यूनिवर्सिटी के साथ है। जी सर, बहावलपुर के हवाले से आपके क्या तासरात हैं? जी, बहावलपुर के हवाले से, चूँकि मेरी तो पैदाइश ही बहावलपुर की है, बहावलपुर एक बहुत अच्छा खूबसूरत पुरसकून शहर है। अभी आज ही हमारे एक नर्सिंग के लेक्चरर जो उन्होंने ज्वाइनिंग की है, तो उनको मैं बता रहा था बहावलपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही पुरसकून पुरअमन शहर है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं, मेहमान नवाज हैं और बड़ी इज़्ज़त देने वाले और इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत कम जो है दूसरे शहरों में देखी है। बहावलपुर की ज़ुबान बहुत मीठी ज़ुबान है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं तमाम पाकिस्तान के लोगों से अपील करूंगा कि बहावलपुर को मुस्तकबिल में, करीब में या बईद में ज़रूर विज़िट करें और बहावलपुर के लोगों के साथ मुलाकात करें। यकीनन वो बहावलपुर आकर खुश होंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल जवाब तो चलते हैं। एक सवाल आपसे पूछना ये था कि आप बज़ाते खुद अब तक बतौर सुपरवाइज़र कितने लोगों को पीएचडी करवा चुके हैं और कितने लोग पाइपलाइन में? जी, इस वक्त तक पीएचडी का सिलसिला हमारी फैकल्टी में 2007 से स्टार्ट हुआ। फैकल्टी में इस वक्त जो है 90+ लोगों को पीएचडी अवार्ड की जा चुकी है, जिसमें से 29 लोगों को मेरी डायरेक्ट सुपरविज़न में पीएचडी अवार्ड की गई है फैकल्टी या फार्मेसी से। और पाइपलाइन में इस वक्त यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक मेरे पास 8 स्टूडेंट काम कर रहे हैं। ज़्यादा थे कुछ स्टूडेंट, तो वो मुझे फिर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक, एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक उनको दूसरे टीचर्स के साथ मुझे एनरोल करवाना पड़ा। उनको गाइड मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे साथ शुरू की थी अभी भी मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। तो 8 लोग तो मेरी डायरेक्ट सुपरविज़न में हैं और 3 लोग जो दूसरे टीचरों के साथ हैं उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। एमफिल में इस वक्त तक तकरीबन 85 लोगों को एमफिल की डिग्री अवार्ड कर चुका हूँ। ये भी रिसर्च होती है और मैं समझता हूँ ये नेशन बिल्डिंग का काम 28-29 लोगों को पीएचडी करवाना और 100 के करीब लोगों को एमफिल करवाना, ये नेशन बिल्डिंग का काम हम पर एक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जिम्मेदारी है और मैं ये नेशन बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा। जी डॉक्टर साहब, आइडियल पर्सनैलिटी के हवाले से बात करें तो आपकी कौन आइडियल पर्सनैलिटी? आइडियल पर्सनैलिटी के हवाले से बीइंग मुस्लिम, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आइडियल पर्सनैलिटी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए हर किस्म के हर हवाले से नमूना है, तो आइडियल पर्सनैलिटी तो मैं उन्हें कहूँगा। बाकी छोटे छोटे कुछ पैरामीटर्स, कुछ खसूसियात बहुत सारे लोगों में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं टर्की में था तो मैं जिस डॉक्टर साहब के साथ रहता था, उन डॉक्टर साहब को मैं देखता था कि सुबह 7 बजे वो जो है वो अपने काम पर रवाना हो जाते थे और शाम को हम तकरीबन 12 बजे या 1 बजे इकट्ठे होते थे
वो अपने काम पर चले जाते थे, मैं 9 बजे के करीब अपनी यूनिवर्सिटी चला जाता था, फिर मैं भी उसी हिसाब से शाम को 7-8 बजे यूनिवर्सिटी से वापस आना और फिर घर का काम, खाना वगैरह पकाना, हमने इकट्ठे खाना खाना। तो उनसे बड़ा मैं मुतासर था डॉक्टर साहब से। उसके बाद डॉक्टर अतर महबूब साहब जो हमारे इस वक्त प्रेजेंट वाइस चांसलर है, इनसे भी मुझे बहुत रहनुमाई मिली, इनसे भी मैं बहुत मुतासर हूँ कि डॉक्टर साहब की ज़ात जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कभी किसी को डांटते नहीं, काम भी सबसे करवा लेते हैं, काम भी पूरा करवा लेते हैं, लेकिन कोई किसी से नाराज़ नहीं होते, किसी को डांटते नहीं। और डॉक्टर साहब इतना काम करते हैं कि अगले दिन डॉक्टर साहब कराची से एक हफ़्ते का मतलब है कॉन्फ्रेंस अटेंड करके टूर कंप्लीट करके आए और हफ्ते के बाद इतवार को डॉक्टर साहब जो है लाहौर रवाना हो गए। तो मेरी उनसे एक छोटी सी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा सर थोड़ा सा आराम भी किया करें। तो इस हवाले से मैं डॉक्टर साहब से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है। यकीनन और भी यूनिवर्सिटी में मेहनती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर साहब, हमारे एक वाइस चांसलर डॉक्टर मुख्तार साहब माजी में कहा करते थे कि मैं दिन में 18 घंटे काम करता हूँ तो फिर जाके ये यूनिवर्सिटी के मामलात निपटते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अतर महबूब साहब शायद 19 घंटे या 20 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और उनकी नींद शायद 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस हवाले से इत्तेफाक करता हूँ, एक तो डायनामिक और एनर्जेटिक हैं, दूसरा जो आपने बात की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर और वो भी यूनिवर्सिटी लेवल की बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, यू कांट प्लीज टू एवरीवन। हर तरह के लोग आते हैं, ज़ाहिर है फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं, बाहर से भी लोग ज़ाहिर है उनको अप्रोच करते होंगे, लेकिन सबको डील करना, मेरिट पे काम करना और हर एक से अखलाक से पेश आना, ये उनकी अच्छा क्वालिटी है। अच्छा, हम आपसे इस हवाले से एक और सवाल करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन है कि उन्होंने प्राइमरी और स्कूल लेवल पर तो एक यकसा निज़ाम तालीम कर दी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि निज़ाम तालीम जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एक जैसा हो जाए? आपका इस हवाले से क्या ख्याल? जी, यकसा निज़ाम तालीम जो है या सिलेबस हारमनी, ये बहुत अच्छा इक़दाम है प्राइम मिनिस्टर साहब का, और ये बहुत अरसे से लोग इस इंतज़ार में थे कि गवर्नमेंट जो है यकसा निज़ाम तालीम का सिलेबस लाया, वो आ गया और शुरू हो गया मुल्क में। यूनिवर्सिटी लेवल पे यकसा निज़ाम तालीम या सिलेबस हारमनी करना, ये HEC इसमें कोशिश कर रही है, और बैचलर लेवल तक तो HEC ने बहुत सारे सिलेबस वगैरह डिज़ाइन करवा के नेट पर रख दिए गए हैं, और जो भी यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम शुरू करना चाहती है उस सिलेबस को डाउनलोड करके और वो ही सिलेबस इम्प्लीमेंट कर रही है। कुछ थोड़ा सा HEC ने इसमें 20% तक गालबन इजाज़त दी हुई है कि हम चेंज भी कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की, हर एरिए की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो रिक्वायरमेंट 20% जो चेंज हम कर सकते हैं, डेविएट कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम अपने शामिल कर रहे हैं। और इसके अलावा MPhil PhD में तो यकसा निज़ाम तालीम का कॉन्सेप्ट मुश्किल है, क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड सारा होता है। जिस किस्म की माशरे में, कम्युनिटी में रिसर्च की ज़रूरत होती है, उसी तरह का प्रोग्राम और उसी तरह का सिलेबस और उसी तरह की तरबियत और उसी तरह की लेबॉर्ट्रीज बच्चों को बना कर दी जाती हैं। तो यकसा निज़ाम तालीम बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब का इक़दाम है, और HEC भी इस पर काफ़ी अरसे से मेहनत कर रही है। डॉक्टर साहब, अहमदपुर और लियाकतपुर में क्लासेस कब तक स्टार्ट हो जाएंगी? जी, अहमदपुर और लियाकतपुर में क्लासेस स्टार्ट करने का वाइस चांसलर साहब का जो गोल और मिशन है, वो है कि हम फ़ाल सेमेस्टर 2021 यानी हम अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट कर दें। तो अहमदपुर में तो हमें कोई ना कोई हम बिल्डिंग्स जो है किराए पर लेकर वहाँ पर शुरू कर देंगे। लियाकतपुर में भी वाइस चांसलर साहब ने विज़िट किया, 8-10 बिल्डिंगें एक्सप्लोर की हैं। उसमें अभी तक मेरा ख्याल है कि हम फैसला इसमें करने में कामयाब नहीं हुए। हम जल्दी इस बारे में फ़ैसला भी कर लेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि अक्टूबर 2021 से क्लासेस स्टार्ट हो जाए। प्रोफेसर आफ्ताब सहगानी साहब, मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है?
जी, मेरी नज़र में कामयाबी, आपने सवाल किया, ये कामयाबी यही है कि आप बस काम करें, किसी दूसरे आदमी की तरफ ना देखें कि फ़लाँ काम नहीं कर रहा, फ़लाँ काम नहीं कर रहा, मैं क्यों काम करूं। आप बस काम करते रहें। जैसे मैंने बताया, मैंने अपनी 27 साला लाइफ जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है, मैंने अक्सर कोशिश की है कि सुबह 8:30 पौने 9 बजे यूनिवर्सिटी आ जाऊं, और जाने का कोई टाइम नहीं होता। मेरे साबका डीन साहब, जब मैं मगरिब के टाइम, अक्सर मगरिब की अज़ानें हो जाया करती थी, मगरिब के बाद जब मैं घर जाता था तो वो कभी कभी मुझे बुला लेते थे कि डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं। मैं कहता था घर जा रहा हूँ, तो कहते थे कि इतनी जल्दी घर जा रहे हैं। तो मेरे नज़दीक कामयाबी यही है कि आप जो है अपने हिस्से का काम करें। चूँकि हम नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड लोग हैं, हमारा प्रोफेशन नेशन बिल्डिंग का काम है, तो नेशन को बिल्ड करना है। हमने एक एक बच्चे पर तवज्जो देनी है और एक एक जो है मिनट पर तवज्जो देनी है और उससे फ़ायदा उठाना है और बच्चों को सिखाना है, बच्चों की तरबियत करना है। तो नेशन बिल्डिंग का ये काम जो है, मेरी ख्वाहिश है कि ये जारी रहे और यही हमारी कामयाबी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आवाज़ भावलपुर के स्टूडियो में आए, आपसे बात करके, आपसे मालूमात लेके बहुत अच्छा लगा। आफ्ताब हुसैन के नाम से वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम। जी, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब, जो प्रो वाइस चांसलर और डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी और मेडिसन हैं, हमारे इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए आवाज़ भावलपुर न्यूज़ चैनल में। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। आप एक उस्ताद, मुहक्किक और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और नाज़रीन आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, आपके में फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।